नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 15 जनवरी 2020 उत्तर प्रदेश का जिला चित्रकूट, थाना भरतकूप के थाना प्रभारी संजय उपाध्याय अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी भरतकूप के ही रहने वाले यशवंत सिंह उनके पास आए। यशवंत सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे। यशवंत सिंह ने थाना प्रभारी को अपना परिचय दिया तो उन्होंने उनको सम्मान से कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा तो यशवंत सिंह ने कहा, सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बताएं क्या बात है? थाना प्रभारी ने पूछा। कल से मेरी बेटी नमिता का कहीं पता नहीं चल रहा है। मुझे आशंका है कि उसके पति पूर्व ब्लॉक प्रमुख भरत दिवाकर ने उसकी हत्या करके शव कहीं गायब कर दिया है। क्या? ये सुनते ही एसओ संजय उपाध्याय चौंके। आपकी बेटी की हत्या करके शव गायब कर दिया? हाँ सर, भरत भी कल से ही लापता है, उसका भी कहीं पता नहीं है, यशवंत सिंह ने बताया। ठीक है, आप एक तहरीर लिखकर दे दे, मैं मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करता हूँ। इस बारे में जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलती है आपको इत्तला कर दूंगा, थाना प्रभारी ने कहा। यशवंत सिंह ने अपने 35 साल के दामाद भरत दिवाकर को नामजद करते हुए लिखित तहरीर दे दी। उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने नमिता की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मामला सही पाया गया। पड़ताल के दौरान एसओ उपाध्याय को पता चला कि 14 जनवरी 2020 की रात करीब 10 बजे भरत दिवाकर को पत्नी नमिता के साथ गाड़ी में एक मिठाई की दुकान पर देखा गया था। उसके बाद से ही दोनों लापता थे। मामला गंभीर था। एसओ संजय उपाध्याय ने इसे बहुत संजीदगी से लिया। उन्होंने इसकी सूचना एसपी अंकित मित्तल, एएसपी बलवंत चौधरी और सीओ रजनीश यादव को दे दी। मामला समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख व उसकी पत्नी के रहस्यमय ढंग से लापता होने से जुड़ा था। वैसे भी भरत दिवाकर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो खुद तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख था ही, उसकी दादी दसोदिया देवी भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी। दसोदिया देवी शहर की जानी मानी हस्ती थी। इस परिवार का रुतबा था। ऐसे में पुलिस का परेशान होना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। भरत दिवाकर और उसकी पत्नी नमिता का पता लगाना जरूरी था। उसी दिन सुबह 11 बजे के करीब भरत दिवाकर की बहन सुमन के मोबाइल पर एक कॉल आई थी। कॉल भरत दिवाकर के ड्राइवर राम सेवक ने की थी। उसने सुमन को बताया कि भरत भैया रात करीब 2-3 बजे बरुआ सागर बांध पर आए थे। उनकी गाड़ी में बोरे में कोई वजनी चीज थी। उनके साथ मैं भी था। हम दोनों बोरे में भरी चीज को लेकर बांध के किनारे पहुंचे। वहां पहले से एक नाव खड़ी थी। हम दोनों बोरे को लेकर नाव पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। बोरा बांध में पलटते वक्त अचानक नाव पानी में पलट गई। अपनी जान बचाकर मैं तो किसी तरह तैरकर पानी से बाहर निकल आया, लेकिन भैया पानी में डूब गए। राम सेवक की बात सुनकर सुमन हैरान रह गई। उसने ये बात अपनी माँ से बताई तो माँ के भी होश फाख्ता हो गए। बीती रात से माँ बेटी भरत के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो घर नहीं लौटा। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। भरत दिन में भले ही कहीं भी रहता हो, शाम होते ही घर लौट आता था। जब वो रात भर घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। वे लोग उसकी तलाश में जुट गए। उसके सारे यार दोस्तों से फोन करके पूछ लिया गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। जब सुबह 11 बजे राम सेवक ने फोन से सुमन को सूचना दी तो घर वाले समझ गए कि भरत के साथ अनहोनी हो चुकी है। फिर क्या था, घर में कोहराम मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। ऐसे में सुमन ने थोड़े संयम से काम लिया। उसने भाई के साथ हुई अनहोनी की जानकारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार को देकर मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उस समय सुमन को यही ठीक लगा। भरत के बांध में डूबने की जानकारी होते ही वो भी सकते में आ गया। जिस बरुआ सागर बांध में घटना घटी थी वो भरतकूप थाना क्षेत्र में पड़ता था। अनूप ने इसकी जानकारी भरतकूप थाने के एसओ संजय उपाध्याय को दे दी। एसओ संजय ने शिवराम चौकी प्रभारी अजीत सिंह को सूचित किया और मौके पर पहुंचने के आदेश दिए। अजीत सिंह के मौके पर पहुंचने के कुछ देर बाद एसओ संजय सिंह पुलिस टीम के साथ बरुआ सागर बांध पहुंच गए। बांध के किनारे भरत दिवाकर की सफेद रंग की कार लावारिस खड़ी मिली। कार की तलाशी ली गई तो उसमें एक पैर की लेडीज चप्पल मिली। सुमन ने चप्पल पहचान ली।
वो चप्पल उसकी भाभी की थी। पुलिस ने बरामद चप्पल साक्ष्य के तौर पर अपने कब्जे में ले ली। नमिता और भरत दिवाकर के गायब होने की खबर जिले भर में फैल गई। धीरे धीरे बांध पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। थोड़ी देर में एएसपी बलवंत चौधरी, सीओ रजनीश यादव, कोतवाल अनिल सिंह, सपा के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार और भरत दिवाकर के घरवाले भी पहुंच गए। एएसपी बलवंत चौधरी ने एक नाव की व्यवस्था कराई। नाव के साथ ही एक गोताखोर और एक बड़े जाल का इंतजाम भी करवाया गया। पूरा इंतजाम हो जाने के बाद उन्होंने भरत का पता लगाने के लिए नाव में सवार होकर बांध में उतरने का फैसला किया। पुलिस गोताखोरों के साथ पूरा दिन बांध की खाक छानती रही, लेकिन ना तो भरत का कोई पता चला और न ही नमिता का। उधर पुलिस ने भरत दिवाकर के ड्राइवर राम सेवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी थी। लगातार चली कड़ी पूछताछ के बाद राम सेवक पुलिस के सामने टूट गया। उसने जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि भरत ने अपनी पत्नी नमिता की हत्या कर दी थी। वे दोनों उसके शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने के लिए बरुआ बांध आए थे। शव ठिकाने लगाने में मैंने उनका साथ दिया। गाड़ी में से शव निकालकर हमने एक बोरे में भर दिया। फिर हमने दूसरे बोरे में करीब 1 क्विंटल का पत्थर भरकर नमिता की कमर में बांध दिया, ताकि शव पानी के ऊपर ना आ सके और उसकी मौत का राज सदा के लिए इसी बांध में दफन होकर रह जाए। राम सेवक के बयान से साफ हो गया था कि भरत दिवाकर ने ही अपनी पत्नी नमिता की हत्या की थी और शव ठिकाने लगाने के चक्कर में वो पानी में गिरकर डूब गया था। खैर, उस दिन पुलिस की मेहनत का कोई खास परिणाम नहीं निकला। शवों की बरामदगी के लिए एसपी अंकित मित्तल ने इलाहाबाद के एसडीआरएफ से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। अगली सुबह यानी 16 जनवरी 2020 की सुबह 11 बजे एसडीआरएफ की टीम चित्रकूट पहुंची और अपने काम में लग गई। बांध काफी बड़ा और गहरा था। टीम को सर्च करते हुए सुबह से शाम हो गई। इस बीच नमिता का शव तो मिल गया, लेकिन भरत दिवाकर का कहीं पता नहीं चला। बांध से नमिता का शव मिलने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि भरत का शव भी इसी बांध में कहीं फंसा पड़ा है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके नमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अगले दिन पुलिस को नमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट में उसका गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई, यानी भरत दिवाकर ने नमिता की गला दबाकर हत्या की थी। अब सवाल ये था कि उसने उसकी हत्या क्यों की। इसका जवाब भरत से ही मिल सकता था, जबकि वो अभी भी लापता था। सच्चाई का पता लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। उधर पुलिस ने नमिता का शव मिलने के बाद पति भरत दिवाकर और ड्राइवर राम सेवक निषाद के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर राम सेवक को गिरफ्तार कर लिया था। उसने भरत दिवाकर के साथ नमिता का शव ठिकाने लगाने में उसका साथ दिया था। राम सेवक और घर वालों से हुई पूछताछ के बाद नमिता हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व एसआई यशवंत सिंह भरतकोप इलाके में परिवार के साथ रहते थे। पत्नी विमला देवी और 5 बच्चों के साथ वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके बच्चों में 4 बेटियां और एक बेटा था। बेटियों में नमिता उर्फ मीनू तीसरे नंबर की थी। बेटा सबसे बड़ा था। यशवंत सिंह ने उसकी शादी करवा दी थी। चारों नंदों में से अर्चना की नमिता से ही अच्छी पटती थी। अर्चना नमिता की भाभी ही नहीं, अच्छी सहेली भी थी। वो अपने दिल की हर बात, हर राज भाभी से शेयर करती थी। भरत दिवाकर से प्रेम वाली बात जब नमिता ने अर्चना से बताई तो वो चौंके बिना नहीं रह सकी। नमिता को उसने बड़े प्यार से समझाया कि अपने और घर की मान मर्यादा का ख्याल जरूर रखे, कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे जग हंसाई हो। भाभी को उसने विश्वास दिलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे माँ बाप का सिर समाज में झुके। उसके बाद उसने भाभी से अपने प्यार की कहानी सिलसिलेवार बता दी थी। बात नमिता के कॉलेज की दिनों की है। उन्हीं दिनों कॉलेज में भरत दिवाकर भी पढ़ता था। कॉलेज में नमिता की खूबसूरती के खूब चर्चे थे। नमिता के दीवानों में भरत दिवाकर भी था, जो उसकी खूबसूरती पर फिदा था। कॉलेज में आने के बाद भरत पढ़ाई में ध्यान देने के बजाय नमिता के पीछे चक्कर काटता रहता था। आखिरकार नमिता कुंवारे दिलों को कब तक अपने दुपट्टे के पीछे छिपाए रखती। अंततः उसके दिल के दरवाजे पर भरत दिवाकर के प्यार का ताला लग ही गया। आखिरकार सन 2014 में नमिता ने घर परिवार से बगावत करके प्यार की राह थाम ली और भरत दिवाकर की दुल्हन बन गई। भरत और नमिता ने कोर्ट मैरिज कर ली। अनमने ढंग से ही सही, भरत के घर वालों ने नमिता को स्वीकार कर लिया था। बेटी द्वारा उठाए गए कदम से यशवंत सिंह की बरसों से कमाई सामाजिक मान मर्यादा धूमिल हो गई थी।
पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना खून अपनों को ही कलंकित कर देगा। जिस दिन बेटी ने अपनी मर्जी से पिता की दहलीज लांघी थी, उसी दिन से उन्होंने सीने पर पत्थर रखकर नमिता से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। भरत दिवाकर नमिता को पाकर बेहद खुश था। नमिता भी खुश थी। दिवाकर की रगों में दसोदिया देवी के खानदान का खून दौड़ रहा था, जहां से राजनीति की धारा फूटती थी। लोग दसोदिया देवी की कूटनीति का लोहा मानते थे, तो पौत्र कहाँ पीछे रहने वाला था। उसे जो पसंद आ जाता था उसे हासिल करके ही वो दम लेता था। अपनी मेहनत और संपर्कों के बल पर उसने पार्टी और करवी ब्लॉक में अच्छी छवि बना ली थी। इसका परिणाम भरत के हक में बेहतर साबित हुआ। भरत दिवाकर करवी ब्लॉक का प्रमुख चुन लिया गया। ब्लॉक प्रमुख चुने जाने के बाद यानी सत्ता का स्वाद चखते ही उसके पांव जमीन पर नहीं रहे। सत्ता के गुरूर में भरत अंधा हो चुका था, इतना अंधा कि वो ये भी भूल गया था कि उसकी एक पत्नी है, जिसने अपने परिवार से बगावत करके उसका दामन थामा था। पत्नी के प्रति फर्ज को भी वो भूल गया था। कल तक भरत जिस नमिता के पीछे भागते भागते थकता नहीं था, अब उसे देखने के लिए उसके पास समय ही नहीं होता था। ये बात नमिता को काफी खलती थी। इसकी एक खास वजह यह थी कि ना तो उसे परिवार का प्यार मिल रहा था और ना ही किसी का सहयोग। घर भौतिक सुख सुविधाओं से भरा था। भरत के माँ बाप ने नमिता को भले ही अपना लिया था, लेकिन उसे बहू का दर्जा नहीं दिया गया था। कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। ऐसे में पति का ही एक सहारा था, लेकिन वो भी सत्ता की चकाचौंध में खो गया था। अब नमिता को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। अब वो वापस घर भी नहीं लौट सकती थी। पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़कर सदा के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। नमिता को भविष्य की चिंता सताने लगी थी। चिंता करना इसलिए जायज था क्योंकि वो भरत के बच्चे की मां बन चुकी थी। समय के साथ उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम तानिया रखा गया था। बेटी के भविष्य को लेकर नमिता चिंता में डूबी रहती थी। पति का घर से बाहर रहना फिर भी नमिता ने सहन कर लिया था, लेकिन शराब पीकर घर आना उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। एक दिन वो पति के सामने तनकर खड़ी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसे निकलेंगे। आपने मेरी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी और खुद शराब की बोतलों में उतर गए। मैं सिर्फ इस्तेमाल वाली चीज बनकर रह गई हूँ, जिसे इस्तेमाल करके कपड़े के गट्ठर की तरह कोने में फेंक दिया गया है। कभी सोचा आपने कि मैं आपके बिना कैसे जीती हूँ? दोनों हथेलियों से आंसू पोंछते हुए वो आगे बोली। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है वो शराबी निकलेगा। नशे में धुत भरत चुपचाप खड़ा पत्नी की डांट सुनता रहा। उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शरीर हवा में झूमता रहा। फिर वो बिस्तर पर जा गिरा और पल भर में खराटे भरने लगा। नमिता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी नाक पल्लू से ढक ली। फिर उसे घूरते हुए बोली, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो इनसे शादी कर ली। उस दिन के बाद पति और पत्नी के बीच तल्लखी बढ़ गई। छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगे। पति पत्नी के बीच हाथापाई की नौबत आने लगी। अब तो जब भी भरत शराब के नशे में घर लौटता, अकारण ही पत्नी के साथ मारपीट करता। दोनों की रोज रोज की किचकिच से घर युद्ध का मैदान बन गया था। बेटे और बहू के झगड़ों से तंग आकर माँ बाप ने उन्हें घर छोड़कर कहीं और चले जाने को कह दिया। माँ बाप का आदेश सुनकर भरत गुस्से में तिलमिला उठा। उसने सारा द्वेष पत्नी के मत्थे मर दिया कि उसी की वजह से घर में अशांति फैली है। गलत वो खुद था, ना कि नमिता, लेकिन पुरुष होने के नाते उसकी नजर में गलत नमिता थी। सो वो नमिता को ही मिटाने की सोचने लगा। नमिता से छुटकारा पाने के लिए भरत ने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली। योजना को अंजाम देने के लिए उसने मोहल्ले में ही थोड़ी दूरी पर किराए का एक कमरा ले लिया और पत्नी और बेटी को लेकर वहां शिफ्ट कर गया। अपनी खतरनाक योजना में उसने अपने ड्राइवर राम सेवक को मिला लिया। अपनी योजना के अनुसार भरत ने 14 जनवरी 2020 को बेटी तानिया को बड़ी साली के घर पहुंचा दिया। रात 8 बजे के करीब भरत नमिता से बोला, एक दोस्त के यहाँ पार्टी है। पार्टी में शहर के बड़े बड़े नामचीन लोग शामिल हो रहे हैं। तुम भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। बहुत दिनों से मैंने तुम्हें कहीं घुमाया भी नहीं है। आज पार्टी में चलते हैं। ये सुनकर नमिता खुश हुई। वो फटाफट तैयार हो गई। रात करीब 9 बजे दोनों अपनी कार से मुलायम नगर की एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। वहां से भरत ने मिठाई खरीदी। यहीं पर भरत से एक चूक हो गई। मिठाई खरीदते समय उसकी और नमिता की एक साथ की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, वहां से निकलने के बाद दोनों ने एक होटल में खाना भी खाया। वहां भी खाना खाते समय दोनों सीसीटीवी में कैद हो गए।
इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस की जांच को गति मिली थी। बहरहाल खाना खाने के बाद भरत और नमिता होटल से निकले। भरत ने ड्राइवर राम सेवक को इशारे में संकेत दिया कि कार बरुआ सागर बांध की ओर ले चले। मालिक का इशारा पाकर उसने यही किया। राम सेवक कार लेकर सुनसान इलाके में स्थित बांध की ओर चल दिया। भरत और नमिता कार की पिछली सीट पर बैठे थे। गाड़ी जैसे ही शहर से दूर सुनसान इलाके की ओर बढ़ी तो निर्जन रास्तों को देख नमिता को पति पर शक हुआ, क्योंकि उसने पार्टी में जाने की बात कही थी। नमिता ने जैसे ही सवालिया नजरों से पति की ओर देखा तो वो समझ गया कि नमिता खतरे को भांप चुकी है। आखिर उसने चलती कार में ही अपनी मजबूत हाथों से नमिता का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। योजना के मुताबिक भरत ने पहले से ही कार की पिछली वाली सीट के नीचे एक प्लास्टिक का बड़ा बोरा रख लिया था। यही नहीं, बरुआ सागर बांध में 100 ठिकाने लगाने के लिए दिन में ही एक नाव का इंतजाम भी कर लिया था। इस काम के लिए भरत ने राम सूरत से एक नाव की व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। बदले में उसने राम सूरत को कुछ रुपए एडवांस में दिए थे। राम सूरत ने भरत से नाव के उपयोग के बारे में पूछा तो उसने डांटकर उसे चुप करा दिया था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। 100 ठिकाने लगाने के लिए भरत रात 12 बजे के करीब कार लेकर बरुआ सागर बांध पहुंचा। बांध से कुछ दूर पहले राम सेवक ने कार रोक दी। दोनों ने मिलकर कार में से नमिता का शव नीचे उतारा और उसे बोरे में भरा। फिर बोरे के मुंह को प्लास्टिक की एक रस्सी से कसकर बांध दिया। उसके बाद बोरे के एक सिरे को भरत ने पकड़ लिया और दूसरा सिरा राम सेवक ने। दोनों बोरे को लेकर नाव के करीब पहुंच गए। वहां दोनों ने एक दूसरे बोरे में करीब 1 क्विंटल का बड़ा पत्थर भर दिया, जिसे शव की कमर में बांध दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शव फूलकर पानी के ऊपर ना आने पाए और राज हमेशा के लिए पानी में दफन होकर रह जाए। भरत, दिवाकर और राम सेवक ने दोनों बोरों को उठाकर नाव में रख दिया। फिर दोनों नाव में इत्मीनान से बैठ गए। नाव की पतवार राम सेवक ने संभाल रखी थी। कुछ ही देर में दोनों नाव लेकर बीच मझधार में पहुंच गए, जहां काफी गहराई थी। भरत ने राम सेवक को इशारा किया कि शव यही ठिकाने लगा दिया जाए। इत्तेफाक देखिए, जैसे ही दोनों ने शव नाव से गिराना चाहा, नाव में एक तरफ अधिक भार हो गया और वो पानी में पलट गई। नाव के पलटते ही शव सहित वे दोनों भी पानी में जा गिरे। राम सेवक तैरना जानता था, इसलिए वो तैरकर पानी से निकल आया और बांध पर खड़े होकर मालिक को ढूंढने लगा। घंटों बीत जाने के बाद जब वो पानी से बाहर नहीं आया तो राम सेवक डर गया कि कहीं मालिक पानी में डूब तो नहीं गए। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो अपने घर लौट आया और इत्मीनान से सो गया। अगली सुबह यानी 15 जनवरी को उसने भरत की छोटी बहन सुमन को फोन करके भरत के बरुआ सागर बांध में डूब जाने की जानकारी दी। इधर बेटी के अचानक लापता होने से परेशान पिता यशवंत सिंह ने भरत, दिवाकर को आरोपी मानते हुए भरतकूप थाने में शिकायत दर्ज करा दी। बाद में बरुआ सागर बांध से नमिता का शव पाए जाने के बाद पुलिस ने भरत, दिवाकर और राम सेवक निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। घटना के 9 दिनों बाद उसी बरुआ सागर से भरत, दिवाकर का भी सड़ा गला शव बरामद हुआ। भरत, दिवाकर भोली भाली पत्नी की हत्या करके उसे राज बनाना चाहता था, लेकिन प्रकृति ने भरत, दिवाकर को अपने तरीके से अनोखी मौत देकर नमिता को हाथों हाथ इंसाफ दे दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।